बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोबरान इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। ये पोश कॉलोनी की एक 2 मंजिला इंतहाई वसी और इंतहाई शानदार महलनुमा कोठी थी, जिसकी जहाज़ी साइज़ के गेट पर 2 बावर्दी मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। इस कोठी के एक ऑफिस के अंदर में सजे हुए कमरे में ऊंची नशिस्त की रिवॉल्विंग कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र लेकिन बारोब चेहरे का मालिक आदमी बैठा शराब पीने में मसरूफ़ था। ये पाक एशिया के दारुल हुकूमत के चंद मोअज़्ज़िज़ीन में से एक समझा जाता था। इसका नाम आगा जब्बार था। आगा जब्बार वसी और अरीज़ ज़रई अराज़ी का मालिक था, जिसे उर्फ़े आम में जागीरदार कहा जाता था। वो 2 बार पाक एशिया की नेशनल असम्बली का रुकन रहा था और अभी वो सेनेट का मेंबर था। इसका ताल्लुक बराह रास्त किसी सियासी पार्टी से ना था। वो आज़ाद रहना पसंद करता था। वो हर बार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़कर जीतता था और फिर जो पार्टी हुकूमत में होती इसमें शामिल हो जाता। एक बार वो वफाकी वज़ीर भी रहा था। ज़रई अराज़ी के अलावा इसका वसी पैमाने पर सीड्स का कारोबार था, जब्बार सीड्स कॉरपोरेशन के नाम से, और वो हर फसल का सीड इस कदर शानदार अंदाज में तैयार कराता था कि अब जब्बार सीड को फसल की कामयाबी की ज़मानत समझा जाता था। इसलिए वो सीड के कारोबार में आइकॉन यानी सबसे बड़ी बिजनेस शख्सियत था। लेकिन हवस की कोई इंतहा नहीं होती, बल्कि कहा जाता है कि हवस रखने वाले का मुंह पूरी दुनिया की दौलत भी नहीं भर सकती, सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। आगा जब्बार भी हवस का मारा हुआ था। यही वजह थी कि वो जागीरदार और बिजनेस आइकॉन होने के बावजूद भी एक ऐसे मजमूम कारोबार का सरपरस्त था जिसे सुनकर इंसान की रूह भी कांप उठती थी। और ये बिजनेस था नौजवान लड़कियों को पाक एशिया के शहरों और देहातों से अगवा करके बजरिया बहरी जहाज़ गैर मुल्क में ले जाकर काबा खानों और मसाज घरों को फ़रोख्त कर देना। गो के इसे लोग इंसानी स्मगलिंग कहलाते थे, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा मजमूम धंधा था। आगा जब्बार मुसलसल शराब पीने में इस तरह मसरूफ़ था जैसे इसका दिल ना भर रहा हो कि अचानक पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। इसने शराब का गिलास एक तरफ रखा और रिसीवर उठा लिया। यस, आगा जब्बार ने बड़े मखमूर लहजे में कहा। सर, मैं गयास बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मनमनाई हुई सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। क्यों फ़ोन किया है? आगा जब्बार ने गुस्सीले लहजे में कहा। ये बताने के लिए जनाब कि सांकी और इसके आदमियों के खिलाफ पूरे दारुल हुकूमत की पुलिस हरकत में है। सांकी अपने 8 आदमियों के साथ काफिरिस्तान फरार हो गया, जबकि इसके अड्डे पर पुलिस ने रेड किया है और वहाँ मौजूद तमाम लोगों को हलाक कर दिया है और 8 या 9 लड़कियाँ भी वहाँ से बरामद कर ली हैं। गयास ने मुसलसल बोलते हुए कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? सांकी का पुलिस के आला हुकाम से बाकायदा और मुसलसल रब्ता रहता है और वो इन्हें भारी रकूमात हर माह अलहदा से बाकायदी से अदा करता है। आगा जब्बार ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मुझे मालूम है जनाब, लेकिन सांकी का ताल्लुक DIG से था, IG से नहीं था, और IG साहब खुद हरकत में आए और पूरे दारुल हुकूमत की पुलिस को भी हरकत में आना पड़ा। और गो अब ये कन्फर्म हो चुका है कि सांकी अपने 8 साथियों समेत साधु के डेरे में पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पुलिस इसके तमाम रिश्तेदारों, मिलने वालों, दोस्तों और हर इस जगह जहाँ वो हो सकता है मुसलसल छापे मार रही है। गयास ने कहा। लेकिन हुआ क्या था कि IG को खुद हरकत में आना पड़ा? आगा जब्बार ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने बड़ी मेहनत करके अंदर की कहानी मालूम कर ली है। सांकी के आदमी ने 2 जुड़वा बहनें अगवा करने के लिए रात को एक गांव पर हमला किया, लेकिन शोर पर देहाती इकट्ठे हो गए और उन्होंने सांकी के आदमियों को पकड़ना चाहा तो वो फायरिंग करते हुए वापस भाग गए। वो एक लड़की को ही उठा सके थे, जबकि दूसरी अगवा ना की जा सकी। गयास ने कहा। लेकिन ये ऐसी कौन सी बात है कि IG खुद हरकत में आ गए? ये औरतें तो रोज़ सैकड़ों की तादाद में उठाई जाती हैं और पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि वो हर माह भारी रकूम वसूल करते हैं। आगा जब्बार ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है जनाब, लेकिन यहाँ एक और हैरत अंगेज़ काम हुआ। इस गांव के एक आदमी महर फजल ने दारुल हुकूमत में एक आदमी सुलेमान को फ़ोन करके इस अगवा के बारे में बताया। ये लड़कियां इस सुलेमान की भांजियां थीं। सुलेमान के बारे में सिर्फ ये मालूम हो सका कि ये दारुल हुकूमत में किसी आदमी के पास बावर्ची मुलाजिम है। बहरहाल ये सुलेमान सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुल रहमान के ऑफिस में पहुंच गया और सर अब्दुल रहमान ने IG को फ़ोन करके इसे फौरी तौर पर हरकत में आने और सुलेमान की भांजी को बरामद कराने का हुक्म दिया और साथ ही धमकी दी है कि अगर ऐसा ना हुआ तो वो IG समेत पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को सेक कर देंगे।
इस धमकी ने असर दिखाया और फिर इस दूर दराज के आम से गांव में आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी और तमाम दारुल हुकूमत की पुलिस पहुंच गई। वहां मौजूद थाने के पूरे अमले को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया गया। पुलिस ने वहां तफ्तीश की तो इन्हें मालूम हो गया कि ये काम सांकी के आदमियों का है। वैसे भी वहां सांकी का नाम खुलेआम लिया गया था। ये तो अच्छा हुआ कि सांकी अपने 8 साथियों के साथ एक मिशन पर गया हुआ था। इसे वहां इत्तला मिल गई तो वापस अड्डे पर आने की बजाय काफिरिस्तान निकल गया। पुलिस ने अड्डे पर छापा मारा, लड़कियां बरामद की। सांकी के वहां मौजूद तमाम साथियों को मुकाबला जाहिर करके हलाक कर दिया गया और इस लड़की को गांव वापस पहुंचा दिया गया। और फिर आईजी ने खुद सर अब्दुर्रहमान को लड़की की वापसी की खुशखबरी दी, जिस पर सर अब्दुर्रहमान ने ना सिर्फ आईजी की तारीफ की बल्कि इनका शुक्रिया भी अदा किया। गयास ने तफसील बताते हुए कहा, वेरी बैड, ठीक है, तुम सांकी की जगह संभाल लो और जब वो आए तो मुझे इत्तला देना। 4 तारीख करीब आ रही है, इस बार कितनी औरतें भिजवानी हैं? आगा जब्बार ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी औरतें जमा की गई हैं, अब जाकर मालूम करना होगा। वैसे अगर आप इजाज़त दें तो मैं काफिरिस्तान जाकर सांकी से मिलकर पूछ लूँ, गयास ने कहा। तुम्हें वहाँ खुद जाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ वो ठहरा हुआ है इसका फ़ोन नंबर मालूम करके मुझे दो और ख़ुद यहाँ से तफसील पूछो, आगा जब्बार ने कहा। ओके जनाब, ठीक है, मैं जल्दी फ़ोन करूँगा जनाब, गयास ने कहा और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो आगा जब्बार ने रिसीवर रख दिया। इस सारा मसला सुलेमान की वजह से पैदा हुआ है, इसलिए सुलेमान को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, आगा जब्बार ने बड़बड़ाते हुए कहा और फ़ोन का रिसीवर उठाकर इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। रॉबर्ट बोल रहा हूँ, रब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। आगा जब्बार बोल रहा हूँ, आगा जब्बार ने मखमूर लहजे में कहा। ओह ओह, सलाम सर, हुक्म सर। दूसरी तरफ से आगा जब्बार का नाम सुनते ही बोलने वाला कांप कर रह गया, क्योंकि इसकी आवाज़ में लर्जिश उभर आई थी। तुम्हें सांकी के वाक़े के बारे में इल्म है या नहीं? आगा जब्बार ने कहा। मालूम है सर। हुक्म सर, दूसरी तरफ से इसी तरह कांपते हुए लहजे में कहा गया। गयास के बकौल ये सब एक आदमी सुलेमान की वजह से सामने आए हैं। ये सुलेमान किसी का बावर्ची है। तुम सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस से मालूम करो कि वहाँ के डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में आने वाला सुलेमान कौन है और किसका बावर्ची है। पूरी तफसील मालूम करो। मैं तुम्हें 2 घंटे देता हूँ। 2 घंटे बाद मुझे सुलेमान के बारे में पूरी तफसील चाहिए, वरना तुम जिंदा दफन कर दिए जाओगे, आगा जब्बार ने धमकी आमेज लहजे में कहा। और दूसरी तरफ से कोई बात सुनने बगैर इसने रिसीवर रख दिया। इसे मालूम था कि 2 घंटे की बजाय 1 घंटे बाद ही से तफसील मिल जाएगी। और फिर वाकई 1 घंटा गुजरा होगा कि फ़ोन की घंटी बज उठी तो आगा जब्बार ने फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। यस, आगा जब्बार ने अपने मखसूस लहजे में कहा। रॉबर्ट बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से रॉबर्ट की वैसे ही मिनमिनाती हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है सुलेमान के बारे में? आगा जब्बार ने कुर्सी की पुष्ट से कमर लगाकर पीछे की तरफ लेकर जाते हुए पूछा। सर, किंग रोड पर एक फ्लैट में एक आदमी जो शक्ल से कोई मासूम सा आदमी लगता है, मस्खरों की सी हरकतें करता है और तमस्खुराना बातें करता रहता है, लेकिन कहा जाता है कि वो किसी सरकारी एजेंसी के लिए भी काम करता है और जनाब इसका नाम अली इमरान है और ये अली इमरान सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुर्रहमान का अकलौता बेटा है और सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिंटेंडेंट फयाज का दोस्त है, रॉबर्ट ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। इस सुलेमान ने इसलिए डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में जाने की हिम्मत की और डायरेक्टर जनरल ने भी फौरी एक्शन लिया। ठीक है, तुमने वाकई काम किया है। फ्लैट का एड्रेस क्या है? आगा जब्बार ने पूछा। जनाब, एड्रेस है फ्लैट नंबर 200 किंग रोड, रॉबर्ट ने जवाब दिया। ओके, तुम्हें खुसूसी इनाम दिया जाएगा, आगा जब्बार ने कहा और रिसीवर रख दिया। इस सुलेमान को इसका नतीजा भुगतना होगा, आगा जब्बार ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर इसने मेज़ की दराज खोली और एक डायरी निकालकर इसने मेज़ पर रखी और फिर दराज बंद करके इसने डायरी उठाई और इसे खोलकर सफ़े पलट पलट कर देखने लगा। फिर एक सफ़े पर इसकी नज़रें जम गई। इसने डायरी बंद करके मेज़ पर रखी और फ़ोन का रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। साजन बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही एक भारी आवाज़ सुनाई दी। आगा जब्बार बोल रहा हूँ, आगा जब्बार ने अपने मखसूस लहजे में कहा। ओह, आप? बड़े अरसे बाद आपने याद फरमाया है, हुक्म दीजिए, साजन ने कहा। एक पता नोट करो, आगा जब्बार ने कहा। जी कराइए, साजन ने जवाब दिया। दारुल हुकूमत के किंग रोड के फ्लैट नंबर 200 में एक बावर्ची सुलेमान नामी आदमी रहता है। ये सुलेमान तुम्हारा टारगेट होगा, आगा जब्बार ने कहा। कब तक काम करना है? साजन ने कहा। कल तक, मुआवजा डबल, आगा जब्बार ने कहा। ओके, काम हो जाएगा, दूसरी तरफ से कहा गया।
और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो आगा जब्बार ने इत्मीनान भरे अंदाज में रिसीवर रख दिया। राजस्थान के शहर परागना में साधु हवेली के एक बड़े कमरे में, जिसे जदीद और नए फर्नीचर से सिटिंग रूम के अंदाज में सजाया गया था, एक बड़ी सी मेज़ के गिर्द सानकी और इसके 8 साथी बैठे हुए थे। इन्हें यहाँ आए हुए 2 रोज़ गुजर चुके थे। सांकी लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का मालिक था। इसका चेहरा किसी सांप की तरह बाहर को निकला हुआ था। इसने अंगूरी रंग के फूलों से मुज़य्यन शर्ट पहनी हुई थी और जीन्स के साथ इसने स्पोर्ट शूज़ पहने हुए थे। इसके साथी भी नौजवान थे। बॉस, हम कब तक यहाँ रहेंगे? एक नौजवान ने कहा। 2 माह तक यहाँ रहेंगे, वरना वहाँ जाते ही हम लाशों में तब्दील हो जाएंगे, या फिर बाकी उम्र जेल में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे। पूरे दारुल हुकूमत बल्कि पूरे मुल्क की पुलिस हमारे खिलाफ काम कर रही है। तुमने सुना तो होगा कि हमारे मेन अड्डे पर मौजूद तमाम साथियों को पुलिस मुकाबला जाहिर करके हलाक कर दिया गया है, सांकी ने कहा। और फिर इससे पहले कि कोई इसकी बात का जवाब देता, सांकी की जेब से सेलफोन की मखसूस घंटी बज उठी तो सांकी समेत सब चौंक पड़े। सांकी ने सेलफोन निकालकर स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला नाम देखा तो इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। ये नाम था इसके पर्सनल असिस्टेंट हेनरी का। इसने राब्ते का बटन प्रेस करके सेल फोन कान से लगा लिया। फिर इसने बोलने से पहले अपना हाथ नीचे किया और लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, सांकी बोल रहा हूँ। क्यों फ़ोन किया तुमने? सांकी ने कहा। आपके जाने के बाद यहाँ बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। कैसी तब्दीलियाँ? सांकी ने चौंक कर पूछा। आपकी जगह गयास को दे दी गई है, अब वो चीफ है, और ये हुक्म दिया है आगा जब्बार ने, हेनरी ने जवाब दिया। क्यों? वजह? इनका हमसे बराह रास्त तो कोई ताल्लुक नहीं है, सांकी ने कहा। अब तो वो हमारी तंजीम के मालिक नजर आ रहे हैं, हेनरी ने जवाब दिया। तुम फिक्र मत करो, हम जल्द वापस आकर सब ठीक कर देंगे। तुम मुझे रोज़ाना रिपोर्ट दोगे कि पुलिस क्या कर रही है। जैसी पुलिस ढीली पड़े हम वापस आ जाएंगे, और फिर मैं देख लूँगा कि गयास को भी और आगा जब्बार को भी, सांकी ने कहा। एक और भी खबर है, हेनरी ने कहा। वो क्या? सांकी बोला। आप अंडरवर्ल्ड के टाइगर को जानते हैं? हेनरी ने कहा। सिर्फ नाम सुना हुआ है। वो कौन है? सांकी ने चौंक कर पूछा। वो राजस्थान में इस अड्डे के बारे में मालूमात हासिल करता फिर रहा है। इसका कहना है कि इसे वहां जाकर कोई खुसूसी मिशन मुकम्मल करना है, हेनरी ने कहा। ये क्या खबर हुई? मेरा इससे क्या ताल्लुक, या इसका हमसे क्या ताल्लुक? सांकी ने मुंह बनाते हुए कहा। एक जगह इसने असल बात कह दी है। मैंने बड़ी मुश्किल से मालूमात हासिल की हैं। वो आपके पीछे वहां जाकर आपका खात्मा करने को खुसूसी मिशन कह रहे हैं, हेनरी ने कहा। क्या मतलब? वो मेरे खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं? मेरा इससे कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा और ना अब है। यकीनन तुम्हें कोई बड़ी गलत फहमी हुई है, सांकी ने कहा। बहरहाल बॉस, आप मोहतात रहें। मैं वक्तन फ़वक्तन आपको यहाँ से रिपोर्ट देता रहूँगा, हेनरी ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो सांकी ने सेलफोन वापस जेब में डाल लिया। उस्ताद, आप गलत कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, अचानक एक लंबे कद के नौजवान ने कहा। तो सब चौंक पड़े। राजू, सोच समझ कर बात किया करो, उस्ताद कभी गलत नहीं करते। अलबत्ता इनकी बात हमें समझ बाद में आती है, एक आदमी ने राजू के कांधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा। नहीं नहीं, राजू समझदार है, इसे बोलने दो, सांकी ने हाथ उठाकर कहा। उस्ताद, आपके इस पाकिस्तान से भागने और यहाँ आने पर हम में से कोई खुश नहीं। अभी तुम्हें जो रिपोर्टें मिली हैं, आइंदा इससे भी ज़्यादा खौफनाक खबरें मिलेंगी। तुम्हारी खाली जगह गयास ने पुर कर दी है, फिर देखना तुम्हारी वापसी को भी ब्रेकें लगा दी जाएंगी। आगा जब्बार भी हमारे खिलाफ अहकाम दे सकता है, राजू ने कहा। तो तुम चाहते हो कि हम वापस जाकर जेल चले जाएं? सांकी ने कहा। आगा जब्बार से बात करो या वजारत दाखिला में अपने आदमियों से, इनसे तहफ़्फ़ुज़ मांगो। अगर वो तहफ़्फ़ुज़ दें तो वापस चले जाना, वरना फिर हमें इजाज़त दे दो। हम वहाँ तुम्हारी पोजीशन को इस वक्त तक कायम रखेंगे जब तक तुम वापस नहीं आ सकते, राजू ने कहा। बहुत खूब राजू, साथी हो तो तुम जैसा। मैं अभी तुम्हारे सामने बात करता हूँ, सांकी ने कहा, और जेब से सेल फोन निकालकर इसने इसे ऑन किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने लगा। आखिर में इसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से दूसरी तरफ से बजने वाली घंटी की आवाज़ कमरे में बखूबी सुनाई देने लगी। फिर एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। यस, सेक्शन ऑफिसर वजारत दाखिला, अल्ताफ़ खान बोल रहा हूँ। आवाज़ खासी भारी और रोबदार थी। सांकी बोल रहा हूँ खान साहब, सांकी ने कदरे सपाट से लहजे में कहा। ओह, आप काफिरिस्तान चले गए हैं? क्यों? अल्ताफ़ खान ने कहा। आपकी पुलिस माँ आईजी मेरे खिलाफ काम कर रही है। आप चाहते हैं कि मैं जेल में चला जाऊँ? सांकी ने कहा।
आपने हमसे रब्ता ही नहीं किया, वरना आईजी या पुलिस की जरूरत थी कि वो आपके खिलाफ हरकत में आती, अल्ताफ खान ने कहा। पहले सरदार रशीद असिस्टेंट सेक्रेटरी मेरे साथ थे तो हमें पूरी तरह बेफिक्री रहती थी। अब सुना है कि वो रिटायर होने से पहले 1 साल की छुट्टी पर चले गए हैं, सानकी ने कहा। हाँ, ये समझे कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, सिर्फ सरकारी ऐलान बाकी रह गया। वैसे मैं अब इनकी जगह पर ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि महकमे में इनके बाद मैं सीनियर हूँ, अल्ताफ खान ने कहा। ओह, ठीक है, फिर आपसे बात हो सकती है। मुझे और मेरे साथियों को पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। बोलें, दिलाएंगे? मुआवजा बताएं, महाना भी और तहफ़्फ़ुज़ का भी, सानकी ने कहा। मुआवजा तुम कितना भिजवाते थे सरदार रशीद को? अल्ताफ खान ने कहा। 1 लाख रुपए, सानकी ने कहा। मैं 2 लाख लूँगा, महंगाई है और मुझे ये रकम बांटनी भी पड़ेगी, क्योंकि तुम और तुम्हारे साथी आला हुकाम की नज़रों में आ चुके हैं, अल्ताफ खान ने कहा। सॉरी, इस कदर भारी रकम नहीं दी जा सकती। आखिरी बात करता हूँ, 1.5 लाख रुपए महाना, सानकी ने कहा। चलो मंजूर है, और 10 लाख रुपए मुआवजा तुम्हारे खिलाफ पुलिस फौरी तौर पर पीछे हट जाएगी, अल्ताफ खान ने कहा। पहले आईजी से बात कर लो, वो बहुत हार्ड आदमी है। मैंने एक बार से फ़ोन करके बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उल्टा मेरे खिलाफ हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने जान छुड़ाई, और अभी तमाम कार्रवाई इसके कहने पर ही हो रही है, सानकी ने कहा। ठीक है, मैं बात करता हूँ, तुम 10 मिनट बाद दोबारा कॉल करना, अल्ताफ खान ने कहा, और सानकी के ओके कहने पर रब्ता ख़त्म कर दिया। बॉस, अगर इनकार होगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए, हम चले जाएंगे, आप यहाँ रुक जाएं, राजू ने कहा तो सानकी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर 10 मिनट बाद इसने दोबारा अल्ताफ खान को कॉल किया। अल्ताफ खान बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। सानकी बोल रहा हूँ, क्या फैसला हुआ? सानकी ने कहा। वो तुम्हारे लिए नहीं मान रहा, क्योंकि इसको डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो सर अब्दुल रहमान के साथ साथ सेक्रेटरी खारजा सर सुल्तान ने भी धमकी दी है, और दोनों ना सिर्फ आईजी से बल्कि मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए तुम अभी रोपोश रहो। अलबत्ता तुम्हारे आदमी वहाँ काम कर सकते हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ की मैं गारंटी देता हूँ। तुम्हारे लिए भी रास्ता हमवार होता रहेगा। जल्दी ये लोग दूसरे मामलात में उलझ जाएंगे तो तुम भी वापस आ जाना, अल्ताफ खान ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, सानकी ने कहा। मुआवजा कब मिलेगा? अल्ताफ खान ने कहा। मेरा नाइब राजू आपको दे जाएगा घर पर, सानकी ने कहा। ओके, गुड बाय, दूसरी तरफ से कहा गया, और साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो सानकी ने अपना सेल फ़ोन जेब में रख लिया। ठीक है राजू, अब तुम इन सब साथियों के चीफ हो, तुम इन सब का ख्याल रखना, मैं यहीं रुकूंगा। जब तुम वहाँ से मुझे वापसी का सिग्नल दोगे तब मैं वापस आऊँगा, सानकी ने कहा, और उठ खड़ा हुआ। गयास का क्या करना है? इसे आगा जब्बार ने लगाया है, राजू ने उठते हुए कहा। फिनिश कर दो, आगा जब्बार से रब्ता मत करना, मैं वहाँ आकर इसे खुद निपट लूँगा, सानकी ने कहा, तो राजू ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, मुझे साथ साथ रिपोर्ट देते रहना, सानकी ने बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। यस सुपर चीफ, राजू ने कहा तो सानकी के चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए। सुपर चीफ का ओहदा इसे बेहद पसंद आया था। दोपहर का वक्त था, सुलेमान मार्केट से वापस आ चुका था, जबकि इमरान इसे रात गए वापस आने का कहकर कहीं चला गया था। सुलेमान की आदत थी कि वो इमरान से तफसील ना पूछा करता था। इमरान खुद बता दे तो बता दे। इस वक्त सुलेमान बावर्ची खाने में गैस के चूल्हों के सामने खड़ा अपने लिए लंच तैयार करने में मसरूफ़ था। एक देगची में वो मिसाला तैयार कर रहा था। चूँकि इसने अकेले लंच करना था, इसलिए इसने जानबूझकर मिसाले में सुर्ख मिर्च ज़्यादा मकदार में डाली थी, क्योंकि इमरान सुर्ख मिर्च बेहद कम खाता था, जबकि सुलेमान को चटपटे खाने का शौक़ था। इसलिए देगची में ऑयल में दीगर मसालों की निस्बत सुर्ख मिर्चों की मकदार ज़्यादा थी कि इसी वक्त घंटी बजने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी तो सुलेमान तेज़ी से मुड़ा ताकि जाकर देखे कि कौन है, जो मुसलसल कॉल बेल के बटन पर उंगली रखकर खड़ा था। घंटी बजती चली जा रही थी, इसलिए तेज़ी से घूमते हुए सुलेमान देगची से टकराया तो देगची तेज़ी से आगे की तरफ गिरी। सुलेमान ने बेख्तियार इसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो उलट गई और इसके अंदर मौजूद गर्म मिसाला सुलेमान के हाथ पर गिर गया। ये मिसाला चूँकि ऑयल में पक रहा था, इसलिए वो इसके हाथ से चिमट गया। सुलेमान के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। वो बुरी तरह से हाथ झटकने लगा, लेकिन मिसाला तो जैसे हाथ से गूंद की तरह चिपक गया था। इधर घंटी मुसलसल बज रही थी। सुलेमान तेज़ी से हाथ धोने के लिए पानी की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर वो रुक गया, क्योंकि इसे ख्याल आ गया था कि गर्म हाथ पर ठंडा पानी पड़ेगा तो इसका हाथ ऐसे सूज जाएगा कि फिर इसका इलाज काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कई साल पहले भी इसके साथ ऐसा ही हो चुका था। अब दर्द किसी हद तक इसकी बर्दाश्त में आ गया था, इसलिए वो मुड़ा और तेज़ से इस कदम उठाता और हाथ को झटकता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ पहुंच गया। कौन है? सुलेमान ने चीख कर कहा। सुलेमान साहब से मिलना है,
मैं कालोर से आया हूँ। मेरा नाम साजन है। बाहर से एक भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कालोर दारुल हुकूमत से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर एक बड़ा शहर था, इसलिए सुलेमान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया तो सामने एक गेंडे जैसे जिस्म का मालिक आदमी खड़ा था। इसके चेहरे पर शैतानियत झलक रही थी। तुम्हारा नाम सुलेमान है और तुम यहाँ पर बावर्ची हो? इस आदमी ने कदरे आगे बढ़ते हुए कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, सुलेमान ने साइड पर होते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे इस गेंडे का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमता हुआ सुलेमान के सीने से टकराया तो इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके सीने पर भारी चट्टान दे मारी हो। वो चीखता हुआ उछलकर पुश्त के बल गैलरी के फर्श गिरा। गो के इसका सर काफी जोर से फर्श से टकराया था, लेकिन वो होश में ही था। और फिर इसने आने वाले को जेब से मशीन पिस्टल निकालते हुए देखा तो वो फड़क कर उठा और फिर इससे पहले कि वो मशीन पिस्टल का रुख सुलेमान की तरफ करता, सुलेमान ने मिर्च मिसाले से लुथड़ा हुआ अपना हाथ उसकी दोनों आंखों पर फेर दिया और तेजी से पीछे हटता चला गया। इसी लम्हे गैलरी आने वाले की चीखों से गूंज उठी। वो बुरी तरह अपने हाथों से आंखें मसल रहा था। मशीन पिस्टल इसके हाथों से निकलकर इस तरफ गिर गया जहां सुलेमान मौजूद था। सुलेमान ने तेजी से झुककर मशीन पिस्टल उठाया और इसके साथ ही गैलरी फायरिंग की तेज तड़तड़ाहट और इस आने वाले साजन की चीखों से गूंजने लगी। वो फायरिंग होते ही चीखता हुआ उछलकर पहलू के बल एक जोरदार धमाके से फर्श पर गिरा और फिर दोनों पैर हवा में उठाकर इस तरह आगे पीछे करने लगा जैसे उठने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो साकित हो गया। इसकी पिंडलियों से खून बह रहा था। सुलेमान ने फायरिंग जरूर की थी, लेकिन फायरिंग इसने आने वाली की पिंडलियों पर की थी ताकि हमलावर जिंदा भी रहे और भाग भी ना सके। साजन की दोनों पिंडलियों से खून तेजी से बह रहा था। सुलेमान तेजी से वापस मुड़ा और इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो किचन में आ गया। चूल्हे बंद करके इसने दोनों हाथों को अच्छी तरह धोया। इसका हाथ किसी हद तक उबल सा गया था, लेकिन इसमें होने वाला दर्द काबिले बर्दाश्त था। फिर वो किचन से निकलकर सिटिंग रूम में गया। वहाँ मेडिकल बॉक्स मौजूद था। इसने मेडिकल बॉक्स उठाया और वापस बाहर आकर मेडिकल बॉक्स की मदद से इसने जख्मी साजन की दोनों पन्नियों पर मौजूद जख्मों की ड्रेसिंग कर दी ताकि ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हमलावर मर ही ना जाए। गोके से यकीन था कि गेंडे जैसा जिस्म रखने वाला साजन आसानी से मरेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिर से साजन को दोनों बाजुओं से फर्श पर घसीट कर एक साइड पर किया और फिर से स्टोर से रस्सी लाकर इसकी दोनों टांगों को इकट्ठा करके बांध दिया। अलबत्ता इसने ये एहतियात ज़रूर की थी कि जख्मों से थोड़ा ऊपर करके रस्सी बांधी थी। फिर से बड़ी जिद्दोजहद के बाद इसके दोनों बाजू इसकी पुश्त पर करके रस्सी की मदद से दोनों कलाइयाँ इस तरह बांध दी कि वो उंगलियों की मदद से रस्सी खोल या तोड़ ना सके। फिर वो सिटिंग रूम में गया जहाँ फ़ोन था। इसने इस दौरान सोच लिया था कि वो टाइगर को फ़ोन करेगा, क्योंकि इसे यकीन था कि आने वाला जिसने अपना नाम साजन बताया था लाजमन कोई मुजरिम है और वो किसी खास मकसद के लिए यहाँ पर आया था। गो के बज़ाहिर यही लगता था कि वो सुलेमान को हलाक करने आया था, लेकिन सुलेमान को मालूम था कि वो किसी तरह भी इतना फ़ाल नहीं है कि इसे कत्ल कराने की नौबत आ जाए। हेलो, टाइगर बोल रहा हूँ। सेल फोन से रब्ता होते ही टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। सुलेमान बोल रहा हूँ, फ्लैट से। यहाँ एक आदमी आया है। इसने मुझे मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया और फिर मशीन पिस्टल से मुझ पर फायरिंग करने ही लगा था कि मैंने इसकी आंखों में सुर्ख मिर्चें भर दी और वो अंधा हो गया। तो मैंने इसकी पिंडलियों पर गोलियां मारकर इसे बेहोश कर दिया और रस्सी से बांध दिया है। तुम आकर इससे पूछगछ करो, सुलेमान ने कहा। बॉस इमरान नहीं है? टाइगर ने पूछा। नहीं, वो रात गए वापस आएंगे, सुलेमान ने जवाब दिया। फिर कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी तो सुलेमान कुर्सी से उठा और फर्श पर मौजूद खून से अपने आप को बचाकर दरवाजे तक पहुंच गया। कौन है? सुलेमान ने ऊंची आवाज में पूछा। टाइगर हूँ सुलेमान, बाहर से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। सुलेमान ने लॉक हटाकर दरवाज़ा खोल दिया। टाइगर सलाम करके अंदर दाखिल हुआ और फिर तेजी से फर्श पर बेहोश पड़े आदमी की तरफ बढ़ गया। अरे, ये तो साजन है, अंडरवर्ल्ड का मशहूर पेशावर कातिल। तुमने इस पर कैसे काबू पा लिया? हैरत है, ये तो अच्छे के काबू में नहीं आता, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो सुलेमान ने बड़े फखरी अंदाज में शुरू से लेकर अब तक की तमाम तफसील बता दी। इसने तुम्हारा नाम लिया था या बॉस का? टाइगर ने पूछा। मेरा नाम लिया था, एक नहीं 2 बार, सुलेमान ने कहा। ओके, इसे किसी कुर्सी पर बिठाकर फिर होश में लाना पड़ेगा। आओ मिलकर करते हैं, टाइगर ने कहा। और फिर इन दोनों ने मिलकर इस गेंडे जैसा जिस्म रखने वाले और काफ़ी खून निकल जाने की वजह से बेहोश हो जाने वाले साजन को घसीटकर एक कुर्सी से बांध दिया। कोई बड़ी और मोटी सी रस्सी लेकर आ जाओ, क्योंकि मामूली सी रस्सी को तो एक झटके में ही तोड़ डालेगा, टाइगर ने कहा। मैं ले आता हूँ रस्सी, सुलेमान ने कहा। और फिर वो थोड़ी देर में रस्सी का एक बड़ा सा बंडल लेकर आया।
ये रस्सी वाकई मजबूत थी। टाइगर ने रस्सी का बंडल खोलकर इससे साजन को जकड़ना शुरू कर दिया। ये इस कदर खून निकलने की वजह से ही बेहोश हुआ है और जख्मों की वजह से ये खड़ा हो ही नहीं सकता। फिर इस अंदाज में इसे बांधना तो भी समझ में नहीं आ रहा, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो टाइगर हंस पड़ा। ये तो तुम्हारे मिर्चों से मिल उतरे हुए हाथ का कारनामा है सुलेमान। रही इसकी बेहोशी, तो इस जिसामत के हामिल अफराद में यही कमजोरी होती है कि अगर वो निढाल हो जाएं तो फिर तवील बेहोशी का शिकार हो जाते हैं। बहरहाल तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है, टाइगर ने कहा, और फिर इसने आगे बढ़कर दोनों हाथ साजन के मुंह और नाक पर रखकर दोनों बंद कर दिए। कुछ देर बाद साजन के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो टाइगर ने हाथ हटाए और फिर नीचे हटकर वो एक कुर्सी पर बैठ गया। सुलेमान भी इसके साथ ही दूसरी कुर्सी पर पहले ही बैठ चुका था। ये मोटे दिमाग का आदमी होगा, फिर इसे कैसे मालूम करोगे, सुलेमान ने कहा। बहुत इमरान वाले नुस्खे से। इसकी दोनों नथने काटकर इसकी पेशानी पर उभर आने वाली रक्त पर जरबे लगाकर इसके शऊर का खात्मा और लाशऊर को सामने ले आया जाएगा, और फिर लाशऊर झूठ नहीं बोल सकेगा, टाइगर ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। इसी लम्हे होश में आते ही साजन ने बेइख्तियार एक झटके से उठने की कोशिश की। गो के इसके वजन और हरकत करने से कुर्सी चुरचुराई थी, लेकिन टूटने से बच गई। लेकिन इस झटके से साजन पूरी तरह होश में आ गया था। ये सब क्या है? तुम कौन हो? साजन ने कदरे रुक रुक कर कहा। मुझे तो तुम अच्छी तरह पहचानते हो, तुमसे कई बार मुलाकात हो चुकी है, टाइगर ने कहा। ओह, तुम टाइगर हो? ये सब क्या है? मैं तो यहाँ सुलेमान से मिलने आया था, साजन ने कहा। मुझे तुमने पहचान लिया है, तो अब सुनो। तुमने शायद सुलेमान के खिलाफ इसलिए बुकिंग कर ली कि वो आम सा बावर्ची है, इसलिए इसे हलाक करना कोई मसला नहीं होगा। तुम अली इमरान साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हो, ये इनका बावर्ची है, और तुमने देखा कि तुम जैसे पेशावर कातिल का क्या हशर किया गया। अब तुम ना खड़े हो सकते हो, ना मर सकते हो, और ना ही जी सकते हो। अब आखिरी बात बता दूं, क्योंकि ना मेरे पास फालतू वक्त है और ना ही सुलेमान के पास। तुम बताओ कि किसने तुम्हें सुलेमान के लिए बुक किया है, वरना हम खुद तुम्हारे लाशऊर से सब कुछ मालूम कर लेंगे, टाइगर ने कहा। कैसी बुकिंग? मैं तो सुलेमान से मिलने आया था। सुना था कि इसके पास ऐसी दवा है जिससे इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंची हुई तमाम बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। मैं भी सांस की बीमारी का मरीज हूँ, इसलिए मैं दवा लेने आया था, साजन ने कहा। तो टाइगर के साथ साथ सुलेमान भी हंस पड़ा। तुम वाकई मोटे दिमाग के आदमी हो, टाइगर ने जेब से तेजधार खंजर निकालते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ, साजन ने टाइगर को खंजर निकालते देखकर चीखते हुए कहा। अभी सच सामने आ जाएगा, टाइगर ने कहा, और उठकर साजन की कुर्सी की तरफ बढ़ा। खंजर इसके हाथ में था। करीब पहुंच गए इसने एक हाथ साजन के सर पर रखा और दूसरे हाथ के एक ही झटके से इसने साजन की नाक का एक नथना काट दिया, और गैलरी साजन के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठी। लेकिन टाइगर ने इन चीखों की परवाह किए बगैर दूसरा नथना भी काट दिया। साजन के हलक से चीखें मुसलसल निकल रही थी और वो सर पटकने की कोशिशें कर रहा था, लेकिन टाइगर ने एक हाथ से इसका सर इस तरह जकड़ा हुआ था कि वो अपनी कोशिश में किसी तरह भी कामयाब नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद साजन की चीखें हल्की पड़ गईं। इस दौरान इसकी पेशानी पर नीले रंग की एक मोटी सी रग उभर आई। टाइगर ने इस रग पर खंजर का दस्ता मार दिया तो साजन का बंधा हुआ जिस्म इस तरह फड़फड़ाने लगा जैसे बंधा हुआ जानवर सबा होते हुए तड़पने की भरपूर कोशिश करता है। इसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था, चेहरा मस्क सा हो गया था। टाइगर पीछे हटकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अलबत्ता खंजर साजन के लिबास से ही साफ करके वो वापस जेब में रख चुका था। साजन काफी देर तक कांपता रहा, फिर साकित हो गया। अब इसकी आंखों से शऊर की चमक गायब हो गई थी। तुम्हारा नाम क्या है? टाइगर ने तहकमाना लहजे में कहा। साजन। साजन के मुंह से इस तरह अल्फाज निकलने लगे जैसे साजन के ना चाहने के बावजूद भी किसी ने ये अल्फाज धकेल कर इसके मुंह से निकलवा दिए हों। क्या पेशा है तुम्हारा? टाइगर ने कहा। मैं पेशावर कातिल हूँ, साजन ने जवाब दिया। अब तक कितने अफराद को कत्ल कर चुके हो? टाइगर ने पूछा। वो शायद चेक करना चाहता था कि साजन पूरी तरह लाशऊरी हालत में जवाब दे रहा है या नहीं। सैकड़ों, गिनती याद नहीं, साजन ने जवाब दिया। यहाँ फ्लैट पर क्यों आए थे? टाइगर ने इस तरह तहकमाना लहजे में पूछा। सुलेमान नामी बावर्ची को कत्ल करने, साजन ने सपाट से लहजे में जवाब दिया। किसने बुकिंग कराई थी? टाइगर ने कहा। आगा जब्बार ने, साजन ने जवाब दिया। तो टाइगर और सुलेमान एक दूसरे को हैरत भरी नजरों से देखने लगे। आगा जब्बार कौन है? टाइगर ने कहा। ये बहुत बड़ा जागीरदार है, सीड बिजनेस का आइकॉन है, पोस्ट लॉर्ड कॉलोनी में रहता है, यहाँ के बदमाशों का सरपरस्त भी है।
जुराइम की फील्ड में औरतों को अगवा करके बैरून मुल्क फरोख्त करता है। इस काम के लिए इसके आदमी पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। इस बार साजन ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ओह अच्छा, अब मैं समझ गया सारी सूरत हाल, टाइगर ने कहा। क्या सूरत हाल? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। मैं तो कभी इससे मिला भी नहीं और ना वो कभी यहाँ आया है। फिर इस आदमी ने क्यों मेरे कत्ल के लिए बाकायदा बुकिंग कराई है? सुलेमान ने कहा। क्या बताया था आगा जब्बार ने सुलेमान का? टाइगर ने साजन से पूछा। फ्लैट नंबर 200 किंग रोड, साजन ने जवाब दिया। अब तो कंफर्म हो गया कि बुकिंग तुम्हारी ही की गई थी। साजन को गलती नहीं हुई, टाइगर ने जेब से मशीन पिस्टल निकालते हुए कहा। और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की तेज आवाज से फ्लैट गूंज उठा। गोलियां कुर्सी पर जकड़े साजन के सीने पर पड़ी और साजन चीखे बगैर ही खत्म हो गया। अब इसकी लाश का क्या करें? सुलेमान ने कहा। मैं अपनी कार सीढ़ियों के करीब लेकर आता हूँ। इसे घसीट कर नीचे ले जाना होगा, फिर इसे कार में डालकर मैं कहीं डाल दूंगा। खून वगैरह तुम साफ कर देना, टाइगर ने कहा। वो तो मैं कर ही लूंगा, सुलेमान ने कहा तो टाइगर कार को सीढ़ियों के साथ मखसूस अंदाज में खड़ा करने के लिए बाहर चला गया, जबकि सुलेमान ने साजन के जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सी खोलना शुरू कर दी। फिर तकरीबन निस्फ घंटे की जानतोड़ कोशिश के बाद इन दोनों ने इस भैंसे साजन को सीढ़ियां उतारकर कार की उकबी और फ्रंट सीट के दरमियान किसी न किसी तरह ठोंस दिया। फिर टाइगर ने एक बड़ा सा कपड़ा उठाकर लाश के गिर्द लपेट दिया। ओके, अब मैं जा रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं इस आगा जब्बार का सारा अता पता भी मालूम करता हूँ, टाइगर ने कहा। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मेरा इस आगा जब्बार से क्या ताल्लुक है, सुलेमान ने उलझे हुए लहजे में कहा। ओह, इसकी वजाहत करना तो मैं भूल ही गया। अब मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ। तुम समझदार हो, समझ जाओगे। तुम्हारी भांजी अगवा हुई। तुमने सर अब्दुल-रहमान साहब से शिकायत की तो उन्होंने आईजी को हरकत में आने का हुक्म दिया। इस तरह अगवाशुदा लड़कियां बरामद हो गईं। सांकी और इसके 8 आदमी साथी काफिरिस्तान फरार हो गए। बाकी यहाँ अड्डे पर मौजूद इसके तमाम साथी मारे गए। साजन बता रहा था कि आगा जब्बार औरतों को अगवा करके बैरूनी मुल्क फरोख्त करके इंतहाई संगीन और मजमूम धंधे का सरपरस्त है। इसे किसी से मालूम कराया होगा तो इसे रिपोर्ट दी होगी कि किंग रोड के फ्लैट नंबर 200 में रहने वाले बावर्ची सुलेमान की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो आगा जब्बार ने इंतकाम लेने के लिए तुम्हारी हलाकत का हुक्म दिया होगा, टाइगर ने कहा। हैरत है, इस तरह भी कोई किसी इंसान को कत्ल करा देता है। ऐसे लोग भी होते हैं, सुलेमान ने कहा। साजन ने बताया नहीं कि वो जागीरदार है और जागीरदार जहनीत ऐसी ही होती है कि अपने खिलाफ उठने वाले हर इंसान को जिंदा ही दफन करा दो, टाइगर ने कहा। तो सुलेमान ने इस बात में सर हिला दिया और टाइगर भी सर हिलाता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि सुलेमान सीढ़ियां चढ़कर फ्लैट में पहुंच गया और इसे गैलरी में मौजूद खून की सफाई का काम शुरू कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।